अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, आज सदारती इलेक्शन का इनेकाद हुआ और हुकूमती इत्तेहाद के नॉमिनेटेड पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के नए सदर मुंतखब हो गए हैं। इन इंतखाबात का जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी ने बॉयकॉट किया और इस मौके पर जहाँ एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद खासतौर पर पीपल्स पार्टी बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रही है, फायर वर्क्स का उन्होंने अहतमाम किया है, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की शिकायत भी अपनी जगह पर बरकरार रही हैं कि मखसूस नशिस्तों के मामले में इल्तिवा की वजह से चूँकि अभी इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं, लिहाजा वो इस प्रोसेस को गैर आइनी करार दे रहे हैं। लतीफ़ खोसा का ये कहना था कि इससे ज़्यादा मुतनाज़ इंतखाब तारीख़ में नहीं हो सकते। फिर बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि आइनी ओहदों पर गैर आइनी तरीक़े से बराजमान होना आइन की पामाली है। तो इन सारी रिजर्वेशंस पर बात करेंगे कि आया वाकई क्या कोई आइनी लूप होल है इसमें, और फिर जरदारी का दूसरी बार बतौर सदर मुंतखब होना पाकिस्तान की सियासत में क्या नई तब्दीली लेकर आ सकता है। क्या मुफाहिमत का तर्ज सियासत ऐवान में कुछ अमन ला पाएगा या फिर सियासी महाज आराई अभी मजीद बढ़ने जा रही है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, क्या सदर बनकर मुफाहिमत का जादू चला पाएंगे आसिफ अली जरदारी या इस ओहदे पर इतनी गुंजाइश नहीं है? आपके सवाल का जवाब देते हैं। पहले तो मैं अपने पाकिस्तान के कुर्बान जाऊं। देखिए, दूसरे मुल्कों में जब कोई वजीर आज़म या सदर बनता है तो नज़रियात पे बात होती है कि इस कैंडिडेट के, इस उम्मीदवार के क्या नज़रियात हैं, इसकी क्या पॉलिसीज़ होंगी, इसको इतनी इसमें ताकत, इस्तात, बिसात है कि ये मुल्क को आगे लेके जाए, इकनॉमिक आपकी तरक्की आए वगैरह वगैरह। हमारे मुल्क में क्या होता है? हमारे मुल्क में होता है कि जी जो नाश्ता मिला उसमें हलवा पूड़ी कैसी थी और वो टकाटक जो कीमा हमें नजर आया उसके क्या मजे थे जी, क्या बात है। फिर ये कि किसने पहले वोट डाला, किसने दूसरे नंबर पे वोट डाला, किसने तीसरे नंबर पे वोट डाला, किसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, कौन किस तरह से चल के किसने किसके साथ मुसाफिया किया, कौन किसके। तो पहले तो मैं अपने मुल्क के कुर्बान जाऊं कि हम बहुत भोले और प्यारे लोग हैं, यकीन कीजिए। अच्छा, हमारे यहाँ फोकस होता है इन्हीं चीज़ों पे, और फिर जब हम देखते हैं कि दूसरे मुल्कों से तकाबुल करते हैं तो हमें पता लगता है कि बाकी मुल्कों में अगर सदर का इंतखाब हो रहा है या वजीर आज़म का या किसी इस तरह की बड़ी पोस्ट का, आईनी पोस्ट का, तो उसमें यह होता है कि उनको आखिर दम तक पता नहीं होता कि कौन बनेगा सदरे फलाना फलाना मुल्क, उनको नहीं पता होता। और फिर वोटिंग इतनी सख्त होती है। हमारे यहाँ मसला ये है कि ये हमें बहुत पहले से पता था, हमें बहुत पहले से खबर थी। इसी फोरम पे हम 2-3 दफा हम ये कह चुके कि आसिफ अली जरदारी साहब ही बन रहे हैं। बिल्कुल। अब ये कि ये तो फिर सहूलत हमें मुयस्सर हुई ना जी कि हमें पहले से ही पता होता है। बस थोड़ा सा जरा एक हम्प सा आया जब हमें वजीर आजम का पता लगा कि वो नवाज शरीफ नहीं बने, हालांकि वो पूरी तैयारी वगैरह थी। आपके सवाल की तरफ आते हैं। जी जी। देखिए, इस वक्त जो हाजिर स्टॉक है, इस वक्त जो मौजूदा स्टॉक में लोग हैं, उनमें अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं आपको फौरी तौर पे कहूंगा कि आसिफ अली जरदारी साहब से बेहतर कैंडिडेट सदारत के लिए इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सियासत में कोई नहीं है। वो क्यों? वो जीरक हैं, वो जहांदीदा हैं, और जिस मफाहमियत की आपने बात की है ना, वो तो इसके बादशाह हैं। अब उनका जो अगर पिछला दौर देखें तो उसमें हमें नजर आता है कि उन्होंने चंद ऐसे अहम फैसले किए जो कि मुल्क की तारीख में या मुल्क की मुस्तकबिल पे उनके गहरे असरात थे, जिसपे सबसे पहले 18वीं तरमीम आती है, फिर उसके बाद 52(8)B वो जो है आपका है, यानी 58(2)B जिसके तहत उन्होंने अपने ही इख्तियारात जो हैं वो तफवीज कर दिए पार्लियामेंट को। अब उनसे तवक्को क्या है? फर्क सिर्फ ये है कि इस वक्त यानी यूसुफ रजा गिलानी नहीं होंगे उनके प्राइम मिनिस्टर, और इस दफ़ा ये नहीं होगा जिस तरह पहले होता था कि जी समरी अगर प्राइम मिनिस्टर से कोई अप्रूव होती है किसी अहम फैसले पे तो वो वाया प्रेसिडेंट हाउस वापस जाया करती थी। इस दफ़ा क्या है? इस दफ़ा ये है कि यूसुफ रजा गिलानी नहीं है, इस दफ़ा शहबाज शरीफ साहब होंगे, और उनका अपना अंदाज है प्राइम मिनिस्टर बनने का, और उनके पास बहुत सारा तजुर्बा है। लेकिन इसमें भी मुझे ये नज़र आता है कि जरदारी साहब में इतनी जो है ना समझ बूझ है सियासत की भी, गवर्नेंस की भी, कि उनको अपना भी पता होगा, शहबाज शरीफ साहब का भी पता होगा, और शहबाज शरीफ साहब को भी पता होगा
कि ये डॉक्टर आरिफ अलवी नहीं हैं, ये ममनून हुसैन नहीं हैं, ये आसिफ अली जरदारी है। अब ये है कि पिछले दिनों असेंबली में हमने देखा कि जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब हाथ मिला रहे थे और बड़ी खुशगपियों में मसरूफ़ थे, तो जहन अचानक पीछे की तरफ गया और जहन में बहुत सारी ईंट से ईंट बजी और बहुत सारा मुझे लगा कि मेरे दिमाग को ऐसे को सड़कों पे घसीट रहा है, मेरे दिमाग को जो है ना वो फाड़ के तो कोई दीवारों पे फेंक रहा है। मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो बातें याद आई। खुशी की बात यह है और पाकिस्तान की सियासत के लिए खुशी की बात यह है कि इस वक्त चीज़ें अपने अपनी जगह पे बैठ रही हैं। चेस बोर्ड जो है, शतरंज की बिसात आज समझिए कि पूरी बिसात उसकी बिछ गई। अभी सिर्फ सेनेट का इजला वो रह गया, यानी आपका इलेक्शन। उसमें भी यकीनन जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमें पहले से ही पता होता है कि क्या क्या होने वाला है, तो मुल्क का मुस्तकबिल अब इनके हाथ में है। और आगे चलते हैं, देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब एज अ टीम किस तरह मुल्क को इन तमाम बहरानों से लेके निकलते हैं। ठीक है राव खालिद साहब, आपकी क्या तवक्कुआत है आसिफ अली जरदारी से? देखिए उनसे क्योंकि उनका तजर्बा है, मुल्क को भी है, उनकी पार्टी को भी है, लोगों को भी है, और मुस्लिम लीग नून को ख़ास तौर पे है। 2008 में जब मुस्लिम लीग नून उनके साथ गई तो छोड़ छाड़ के भाग गई, फिर थोड़े अरसे बाद ही, महीने डेढ़ महीने में, और उसके बाद फिर इनकी वो सारा काला कोट पहन के नवाज शरीफ साहब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए मेमो गेट के ऊपर, और जिन हालात से गुजरे, इवन आसिफ जरदारी साहब को इतनी टेंशन दी मुस्लिम लीग नून ने कि उनको एक बाइंदर साहब फालिज का अटैक हो गया था, और वो उसमें उन्होंने, अल्लाह ने बेहतरी की, रिकवर कर गए उससे। वो हुसैन हक्कानी का जब केस आया, मेमो वाला जब केस आया, तो ये सूरत थी। जब 2013 में नवाज शरीफ साहब आए तो फिर जो इन्होंने उनके साथ की पनामा और सारा वो जो सिलसिला चला, तो ये कह लें कि ये वो नेबर इन आर्म्स जो है ना, वो डेरी प्लेसर ने लिखी थी हमारे यानी खिलाफ बुनियादी तौर पे। लेकिन वो ये नेबर इन आर्म्स हैं, ये किसी वक्त भी अपने वो तीर तलवार निकाल के अचानक लड़ना शुरू कर देंगे, और अचानक ये आपस में इकट्ठे भी बैठ जाते हैं। अच्छा। कि हम विद द पैसेज ऑफ टाइम देख रहे हैं, ऊंच नीच जैसे होती रहती है। लेकिन जरदारी साहब से ज़्यादा हमें शहबाज शरीफ साहब को देखना होगा, जिस कामयाबी से उन्होंने 2017 में जब भाई ने उनको वज़ीर आज़म बनाते बनाते रोक दिया और शाहिद खान अब्बासी को बना दिया, उसके बाद से उनकी कामयाबियों का सिलसिला जारी है। अपोजिशन लीडर बने, उसके बाद वो फिर वज़ीर आज़म बने 16 माह के लिए, या फिर वज़ीर आज़म बन गए। और वो जिस तरह से चीज़ों को लेके चलते हैं, जिस तरह से वो सारे जो कंसर्न क्वार्टर्स हैं, जो बेटर करते हैं, एक मुख्तदरा जिसको कहते हैं हम, वहाँ पे उन्होंने अपने पूरी तरह से ताल्लुकात और मामलात बेहतरीन रखे हुए हैं। और मेरा ख्याल आसिफ जरदारी साहब के साथ भी वो इसी तरह से चलेंगे। लेकिन कुछ मसाइल हम देखते हैं इलेक्शन के हवाले से। JUI और JI ने बाइकआउट किया। ये दरअसल ये भी एक तरीका होता है सपोर्ट करने का। अच्छा कि आप एब्सटेन करें। अब जो 25-30 वोट ज़्यादा पड़ने थे, 40 उनको चकरी साहब को कम पड़े, वो कंपटीशन उस तरह नजर नहीं आएगा, बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से आसिफ जरदारी साहब जीत गए, वो सारा था। दूसरा हम देखते हैं कि 8 फरवरी से लेके अब तक वो पूरी फील्डिंग सेट करके दी इलेक्शन कमीशन ने, हर तरीके से, मखसूस नशिस्तों का मामला हो, भले फॉर्म 47, 45 का चैलेंज हो, और इस किस्म के बेशुमार मसाइल हैं, तो पूरी फील्डिंग सेट करके दी गई। सेनेट के इलेक्शन तक ये सेकंड लास्ट इवेंट था, और अब सेनेट का इलेक्शन जब सेनेटर का होगा तो वो फाइनल होगा आपका, तो उस वक्त तक के लिए सब कुछ करके दिया गया। लेकिन इसमें एक इनबिल्ट इंस्टेबिलिटी है इसके अंदर, जो जिसकी खोसा साहब ने निशानदेही जो कर रहे हैं बुनियादी तौर पर, वो ये है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर डिस्प्यूटेड है। बहुत सारे 30, 32, 35 सीटें कौमी असम्बली की और इसे सूबाई असम्बली की मिला के 80 के करीब सीटें जो हैं, 80-90 वो डिस्प्यूटेड है, उनके ऊपर झगड़े हैं। उन पे जब डिसीजन होगा किसी वक्त जाके, अगर वो फेवरेबल नहीं होता हुकूमती जो पार्टियां उनके, तो वो फिर जो एक चेंज होगी आपके नंबर गेम में पूरी, तो क्या उसमें आईनी और कानूनी तौर पे जो इस वक्त लोग मुंतखब हुए हैं, वज़ीर आज़म हुए हैं, भले स्पीकर हुए हैं, भले सदर हुए हैं, भले वज़ीर आला हुए हैं, क्या वो सस्टेन कर पाएंगे और उसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो इसलिए ये इंस्टेबिलिटी इन बिल्ट है।
और ये ऐसी चीज़ होती है, हमारी तारीख हमें बताती है, इस किस्म की चीज़ें जब सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं तो किसी वक्त भी उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, भले वो हुकूमत को प्रेशर में लाना हो, भले वो हुकूमत से कोई ख़ास काम कराना हो, भले हुकूमत को जो है वो कुछ चीज़ से रोकना हो, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं। साकिब, ये जो रिजर्वेशन सामने आती रही हैं, ज़ाहिर मखसूस नशस्तों का मामला लटका हुआ है, इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, ये दरख्वास्त भी लेके गए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाले, मगर इलेक्शन कमीशन ने तो नहीं मानी। लेकिन ये क्या इसमें टेक्निकलिटी है आइनी तौर पर, अगर हम थोड़ा सा इसका जायज़ा लें, क्या इलेक्टोरल कॉलेज पूरा किए बगैर हो सकता था ये इलेक्शन, या ज़रूरी नहीं था और बस मखसूस दिन के अंदर, मुद्दत के अंदर ये इलेक्शन कराने थे? मखसूस मुद्दत के अंदर भी होना ज़रूरी था, लेकिन यह है कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है इस वक्त अदालतों में ज़ेर इल्तिबा है, उसका बज़ाहिर असर नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अगर तो कोई ऐसी सिचुएशन होती कि कल सिंध हाई कोर्ट का एक जो ऑर्डर था, जो उन्होंने रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर एक मांग रही थी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, तो वो बड़ा टेक्निकल था, उससे हमें सारा जो है वो मामला ये समझ आ जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 नशिस्तें हैं, मखसूस नशिस्तें हैं जिस पे आप जो है वो स्टे मांग रहे हैं, तो 3 नशिस्तों में उन्होंने कहा कि अगर तो बात आ गई कि इतने वोट हैं कि 3 नशिस्तें उसमें अगर इस तरफ जाती हैं तो रिजल्ट्स तब्दील हो जाती हैं, अगर इस तरफ जाती हैं तो रिजल्ट्स तब्दील हो जाते हैं, फिर तो इनको ना गिना जाए। लेकिन अगर इन 3 नशिस्तों की वजह से रिजल्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ता तो फिर गिन लें, कोई मसला नहीं, हम इस मामले को बाद में डिसाइड कर लेंगे। इसी तरह ही अगर आप देखें तो मखसूस नशिस्तों वाला जो चैप्टर है, इसको ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्जिन ज्यादा है, वैसे ही ज्यादा है, तो इसलिए इसका कोई बज़ाहिर कोई असर जो है वो नहीं पड़ने वाला। सदर आसिफ अली जरदारी जो है, उनकी जो पिछला दौरे सदारत था उस पे और जो अभी प्रीवियस गुजरा है सदर आरिफ अलवी, उस पे थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। सदर आसिफ अली जरदारी जो है, उनको ये एक क्रेडिट है उनका और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि 1973 में भी आइन दिया इस मुल्क को पीपल्स पार्टी ने, और उसके बाद जो 18वीं तरमीम थी उस वक्त जो है वो सदर पावरफुल था। उससे पहले जनरल रिटायर परवेज मुशर्रफ थे, फिर उसके पहले जो है वो जनरल ज़िया भी जब सदर थे तो वो उन्होंने जो सदर को एम्पावर किया, तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस था वो कमज़ोर था। तो उस वक्त अप्रैल 2010 में जो 18वीं तरमीम के जरिए सदर ने वो इख्तियारात वापस जो है वो वज़ीर आज़म को दे दिए, फिर जो डायरेक्ट जो असम्बली तोड़ने के इख्तियारात थे वो ख़त्म हुए, और इस तरह जो सूबाई सूबों को जो इख्तियारात दिए गए। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला था। उस वक्त जो सदर आसिफ अली जरदारी हैं, उनको जुडिशल एक्टिविज्म जो है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी 2008 से 13 तक, उसका सामना भी रहा। उस दौर में बहुत ज़्यादा मुश्किलात भी हुई, नवाज शरीफ साहब भी सुप्रीम कोर्ट गए और ये सारी चीज़ें उस वक्त चलती रही। इस वक्त जो एक पॉजिटिविटी तो है, जो वो बहुत ज़्यादा मफाहमत के बादशाह है, लेकिन वही है कि इस मफाहमत ने उनको पंजाब से ख़त्म कर दिया, इसी मफाहमत ने उनको KP से भी जो है वो ऑलमोस्ट वो बहुत कम रह गए, ख़त्म हो गए। बलोचिस्तान में भी एक सिनेरियो ही डिफरेंट है, तो सिंध की हद तक उसको मफाहमत ने कमज़ोर किया, लेकिन फिर भी वो मरकज़ में आज जो नून लीग की हुकूमत है उसका अगरचे उन्होंने अभी हिस्सा डायरेक्टली नहीं बने, इनडायरेक्टली वो इसका हिस्सा है। सदर का ऑफिस जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, इसके अलावा दीगर अहम जो है वो ऑफिस जो है वो उनके पास होंगे। लेकिन इसी के साथ एक और जो है वो सिनेरियो है कि सदर आसिफ अली जरदारी पर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उस वक्त की FIA ने कुछ इन्वेस्टिगेशंस की, उस पर 6 रेफरेंसेस बने और वो अरबों की करप्शन के रेफरेंसेस थे, जिनको आप फेक अकाउंट्स केसेस कहते हैं, और वो रेफरेंसेस बने। उसमें बहुत रिकवरीज भी हुई और प्ली बारगेन भी हुई, पैसे वापस भी हुए। मतलब प्ली बारगेन का ये मतलब होता है कि जो को अक्यूज्ड हैं वो मानते हैं कि हाँ हमने ये करप्शन की है और पैसे वापस करके अपने आप को केस से अलग कर लेते हैं। तो वो जो 6 केसेस हैं वो अभी रिसेंटली जब PDM की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त नैब में तरमीम की वजह से वो 6 केसेस जो है वो मुंतकिल हो गए सिंध को। सिंध में जो एहतसाब अदालत है वहीं पे भी केसेस चलेंगे। लेकिन वो केसेस ख़त्म नहीं हुए। तो अब ये सिनेरियो है कि आज सदर जो है वो आसिफ अली जरदारी बन गए हैं, तो 5 साल के लिए वो तो मामला जो है वो रुक गया कि 5 साल में अब उनके खिलाफ क्योंकि इस्तिस्ना है बतौर सदर, उनके खिलाफ कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इस मामले में दिलचस्प अमर ये है
कि जो नैब है वो सालाना एक रिपोर्ट जो है वो पेश करती है कि करप्शन के खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाइयाँ की हैं, क्या इंडेक्स रहा है, क्या उनका जो है वो इस हवाले से कारकर्दगी है, तो वो हमेशा रिपोर्ट अपने सदर को पेश करती है। तो नैब बहरहाल जो करप्शन के खिलाफ जो रिपोर्ट है वो जो है वो सदर के पास जो है वो सालाना बुनियादों पर 5 साल के लिए जो पेश करती रहेगी। आखिरी बात सिर्फ मैं करूंगा कि सदर आरिफ अलवी ने इस जो ओहदा था सदर का, इसका गलत इस्तेमाल किया। सदर आरिफ अलवी वाहिद हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने गैर आईनी काम किया, जो 10 अप्रैल 2022 का जो जिस वक्त अदम एतमाद की तहरीक जो है वो पेश हो चुकी थी, और उन्होंने उसके खिलाफ जो है वो काम किया और उसको डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। इसी तरह जब इलेक्शन की तारीख देने के हवाले से मामला थे और जो पीडीएम गवर्नमेंट में कुछ ऐसी, क्योंकि जो सदर का ओहदा है वो एक सिंबॉलिक वैल्यू है उसकी, वो बरकरार रहनी चाहिए। और सदर आरिफ अलवी के पास जो इख्तियारात सदर के पास बच गए थे 18वीं तरमीम के बाद, तो उन्होंने इस तरह इस्तेमाल किए हैं कि वो इख्तियारात भी उनको भी कम करने की कहीं जरूरत ना पड़ जाए कि कोई अगर बैठ जाए जो इख्तियारात हैं उनको भी मिसयूज करना शुरू कर दे। हुकूमत साजी का अवल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अब बारी है मुंतखब हुकूमत की कि वो उन वादों दावों को वफा करें जो इख्तिदार में आने से पहले उन्होंने आवाम से किए थे। मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक़ वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जल्द काबीना तश्कील देकर मंशूर पर अमल दरामद शुरू करने की हिदायत कर दी है, जबकि इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक इशाइये में खिताब वो कर रहे थे, तो उसमें उनका ये कहना था कि मुल्क को होशरुबा चैलेंजेस का सामना है और हमने मिलजुल कर मुल्क की तकदीर बदलनी है, सब मिलकर अपना अपना हिस्सा डालेंगे तो बहरान ख़त्म होगा। तो नाज़रीन, हमारा सवाल यहाँ पर यह है कि जिन मुश्किल हालात का जिक्र किया जा रहा है, वो मुश्किल हालात पैदा किए किसने, किन फैक्टर्स ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, इस हवाले से थोड़ा डायग्नोसिस करने की कोशिश करेंगे। राव खालिद साहब, आपका डायग्नोसिस क्या कहता है? डायग्नोसिस ये है कि ज़ाहिर है नालायक लोग थे, नालायक तरीके से चलाया उन्होंने, अपने आप के बारे में सोचा, मुल्क और कौम के बारे में और अवाम के बारे में नहीं सोचा। और जिस आप देखें हमारा सबसे बड़े जो मसाइल हैं, अगर हम माली तौर पे देखें तो जो सब्सिडीज़ हैं अशराफिया की, वो कोई 1000 अरब के करीब बनती हैं, 700 से 1000 अरब। फिर हम देखते हैं कि हमें सर्कुलर डेट में हम घिरे हुए हैं बुरी तरह से, हर महीने वो पाइल अप होता जा रहा है। वो चीज़ें थी जो ये दावे करते हैं हमने मुल्क में रोशनी कर दी, हमने अंधेरे दूर कर दिए, वो उस IPPs लगाने के नतीजे में जो हमने एग्रीमेंट्स किए उसके नतीजे में हमें भुगतने पड़ रहे हैं। IMF आपको बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके अपने ज़ाहिर इंटरनल मजबूरियाँ हैं, आप फिर आप मेगा प्रोजेक्ट्स पे जाने के चक्कर में हैं। तो ओवरऑल जो है, जो ये जितने भी लोग हैं ये सारे ज़िम्मेदार हैं बुनियादी तौर पे, जो भी मुख्तलिफ वक्तों में हुकूमत करते रहे, हुक्मरान रहे, उनकी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल गलत थी। पाकिस्तान में ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम नहीं किया गया, इंसानी तरक्की पे काम किया जाता तो जितना रिसोर्सफुल ये कंट्री है, मिनरल ले लें, एग्रीकल्चर के हवाले से ले लें, इंसानी इस्तेदाद के हवाले से ले लें, और अभी जो यूथ बल्ज हम कहते हैं 60% पॉपुलेशन हमारी है, अगर हमने उनको प्रॉपर ट्रेन किया होता, प्रॉपर एजुकेशन दी होती, इंडस्ट्री को हमने डेवलप किया होता प्रॉपरली, अपने मिनरल डेवलपमेंट की होती, कानकनी के शोबे में बेहतरीन तरीके से काम किया होता, एग्रीकल्चर में हमने मॉडर्नाइजेशन की होती, तो हम बहुत सी चीज़ों से, अब बहुत से मसाइल ऐसे थे जो आज से 20-30 साल पहले ख़त्म हो जाने चाहिए थे। वो हमें ये सोचना नहीं चाहिए था कि हमने गंदम कहाँ से इंपोर्ट करनी है, हमने खाद कहाँ से लेनी है, हमने अपनी कपास कैसे पैदा करनी है, हमने अपनी एक्सपोर्ट कैसे बढ़ानी है, हमने जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो हमने कैसे बनाने हैं। ये सारी चीज़ें जो है ये सेटल, और ये कोई मैं कोई अनोखी बात नहीं कर रहा, ना कोई हवा में बात करो, ये सारी चीज़ें ग्राउंड पे मौजूद है। आपके यहाँ स्टडीज़ पढ़ी हैं बिजली के, मैं आपको बता देता हूँ, आपके यहाँ 60s की स्टडी मौजूद है। आपका जो हाइडल पावर है 1.25 लाख मेगावाट का पोटेंशियल है उसका, तो आपने कुछ भी नहीं किया उसके ऊपर। आप रन ऑफ द रिवर पे भी आप कुछ करते तो आप बहुत कुछ कर सकते थे। आपने IPPs पे जाना मुनासिब समझा, अभी आपके डैम बन रहे हैं, शायद उनसे कुछ फ़ायदा हो, लेकिन जब IPPs मौजूद है उसमें नहीं हो सकते। सही बात। दूसरी बात यह है कि ये जो ये सारी हुकूमती जो जितना भी है ये वो क्या कह लें कि पुरानी कश्ती, पुराने पतवार और पुराने उसके मल्लाह हैं सारे। और वो मुझे याद आता है किस्सा, हमारे उधर शोरकोट के पास हज़रत सुल्तान बहू का दरबार है, अक्रॉस द रिवर चिनाब के। अब तो पुल बन गया खैर से,
पहले जाया करते थे हम, उसमें पहले आपने जाना होता था 7 किलोमीटर साइकिल पे या टांगे पे, उसके बाद दरिया आपने कश्ती पे अबूर करना होता था। तो जब कश्ती में बैठते थे तो ऐन बीच में जाके ना मलाह कश्ती को रोक देता था, गहरे दरिया में, जब हर तरफ आपको पानी पानी नजर आ रहा है, वहाँ वो दुआएं मांगनी शुरू कर देता था कि अल्लाह ताला कश्ती को खैर खरीद से लेके जाए, इधर पहले भी ये हो चुका है तो ये ना हो जाए और वो ना हो जाए। ये सारा डराने डरूने के बाद उसके वो बात कहता था कि सदका और खैरात करे ताकि हम खैर खरीद से दूसरे किनारे चले जाए। तो ये हाल है इस हुकूमत का, ये बिल्कुल बीच मझधार में खड़ा करके हमें कहेगी जी कुर्बानी दें। एग्जैक्टली ठीक है, तो वो अपने पास, इनके पास कोई उस तरह से प्लान बुनियादी तौर पे नहीं है। नजबू साकिब साहब, ये जो कश्ती पार लगानी है, हमारा तो ये सवाल है कि ये कश्ती बीच मंझदार फंसाई किसने है, और दूसरी बात ये कि जो मिलजुल कर तकदीर बदलने की बातें हो रही हैं, ये कोएलिशन गवर्नमेंट कितने अरसे मिलजुल कर रह सकेगी भी साथ कि तकदीर बदली जा सके? देखिए, अगर ये गर्मियाँ गुजार लेती है आपकी ये मौजूदा हुकूमत तो बड़ी अच्छी बात होगी। हम दुआ करेंगे कि अगली सर्दियाँ भी गुजार ले। इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, जिस तरह राव साहब ने भी कहा है ना, कोई चीज़ जो है वसूख से कहीं नहीं जा सकती, कहीं पे कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही कि उसकी बेस पे बना के हम कहें जी कि ये अगर ये हो गया तो तब ये हुकूमत चलेगी। ये जो है ना सियासी भंवर में लाया कौन, और ये तो एक मुहिम्मा है। आप यकीन कीजिए, आप इसके बारे में सियासतदानों के नाम ले सकते हैं, वो साहिब इक़्तिदार लोग जो मुख्तलिफ यानी औकात में पाकिस्तान की बाग दौड़ उनके हाथ में थी, उनके नाम ले सकते हैं। इसके बारे में बहुत सारी राय हो सकती है, लेकिन एक बात वसूख से की जा सकती है, और वो ये कि ये जिस भंवर में इस वक्त कश्ती फंसी हुई है ना, इसमें आपकी आवाम का कोई कसूर नहीं है। इसमें आपकी आवाम ने किसी किस्म का कोई ऐसा काम नहीं किया कि उनकी कश्ती तो असल में आवाम की है जो कि भंवर में आई है। और फिर जब ये गा गे गी शुरू होता है ना, ये यहाँ मैं छोटा सा था जब से सुनने में आ रहा है ये, हम ये पाकिस्तान को इस भंवर से निकाल लेंगे, हम वोट को इज्जत दिलाएंगे, हम मुल्क संवारेंगे, हम आवाम को रोटी कपड़ा और मकान दे देंगे, ये हेल्थ कार्ड इस तरह का काम करेगा, गा गे गी। और अभी भी हम यही सुन रहे हैं में मुल्क चल रहा है, फ्यूचर आ नहीं रहा, वो ब्राइट फ्यूचर जो नजर आता है टेंसेस की सूरत में। जी बिल्कुल, ये जो टेंस है ना, एक तो हम वैसे ही बड़े टेंस हैं, ऊपर से हमें फ्यूचर टेंस जो है ना उसमें लगा दिया गया, उस ट्रक की जो फ्यूचर टेंस की ट्रक की बत्ती है। देखिए, जब आप किसी पाकिस्तान के सियासतदान से ये सुने कि हम सबको साथ लेके चलेंगे, तो समझ लीजिए कि उनकी हुकूमत जो है वो बन चुकी है। ठीक है, समझ लीजिए कि उनको पता है कि ये सिर्फ सियासी बयानबाजी है। क्योंकि अगर मुझसे आप पूछेंगी, फर्ज करें कि इस वक्त जो हुकूमत बन गई शहबाज शरीफ साहब की, पीपल्स पार्टी भी और उसमें और भी पार्टी शामिल हैं, वो कहते हैं जी हम सबको साथ लेके चलेंगे, तो मुझे बताइएगा खान को साथ लेके चलेंगे? खान को साथ लेके चलेंगे, और किस तरह से लेके चलेंगे? तो ये सियासत की फिर एक गे आ गया कि हम ये करेंगे वो करेंगे। जहां तक मुल्क की कश्ती को पार लगाने का ताल्लुक है, उसके लिए आपका कम से कम अच्छा मल्ला होना बड़ा जरूरी है। देखिए, कश्ती को पार कौन लेके जाता है? मेरे जैसा बंदा जो ना कभी कश्ती पे बैठा है, ना उसको पता है कि समंदर में किस किस किस्म के हशरातुल अर्ज पाए जाते हैं, कौन कौन से तरीकों से कैसे कैसे तूफान आते हैं। अगर आप सियासत की बात करें, आप मुआशरत की बात करें, माशी हालात की बात करें, अपनी सोसाइटी की बात करें, पोलराइजेशन की बात करें, यूथ की बात करें, आप किसी एक एंगल से पाकिस्तान को देखें, कोई भी कल इस वक्त सीधी नजर नहीं आ रही, सिवाय उम्मीद के कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये हम सारे इस कश्ती को वाकई पार लेके चले जाएंगे। और जहां तक खित्ते की सूरत हाल का ताल्लुक है, सिक्योरिटी का ताल्लुक है, यकीन कीजिए इन मुआशी मसाइल के साथ अगर इन मसाइल को मैं इकट्ठा करूं, और मैं हुकूमत के जो इस वक्त दाई हैं या जो इस वक्त यानी साहिब इक़्तिदार लोग हैं, उनको सही मानों में
हकीकी मानों में बताऊं कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं, आपको ये सारे लोग जो इस वक्त मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सदर बन रहे हैं ना, ये जायनमाजों पे नजर आएंगे। यकीन कर लीजिए, क्योंकि अभी तक सही इदराक ही नहीं है। ले लीजिए जरा, क्योंकि अभी आपने पीटीआई की बात की कि क्या खान को साथ लेकर चलेंगे, तो खान तो खुद नहीं साथ चलना चाह रहे ना। पीपल्स पार्टी ने पहले साथ बिठाना चाहा, वो नहीं माने। उसके बाद अब भी जो बयानात आ रहे हैं अडयाला जेल से, वो भी यही आ रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन मुख्तदर हल्कों की वो बातें कर रहे हैं कि हाँ हम इनके साथ खुद नहीं चलना चाह रहे। खान साहब खुद नहीं चलना चाह रहे और उन्होंने बड़े यानी इत्मीनान से, और वो उस अपनी पॉलिसी पे चल रहे हैं, वो तो नहीं जाना चाह रहे। तो आप फिर किसको साथ लेके चलेंगे? मेरी तो बात वहीं पे है, बिल्कुल कि ये सियासी बयानबाजी है। आप जमात इस्लामी को साथ लेके चलेंगे? पोलराइजेशन की भी तो जड़ फिर निकालनी पड़ेगी ना बैठ के। देखिए, पोलराइजेशन जो है ना, वो तो फिर मुझे 1906 में जाना पड़ेगा। अच्छा। जहां पे मुस्लिम लीग की बुनियाद डाली गई, उधर से लेके 1947 तक, 1947 से अब तक। ये अच्छा। जिस पोलराइजेशन की आप बात कर रहे हैं ना, ये सोशल मीडिया की पोलराइजेशन। ठीक है, मुझे जो नजर आ रही है पोलराइजेशन, वो वाकईतन नजर आ रही है, और उसकी इंतहा ये है कि पढ़ा लिखा तबका, आपके दानिश्वर, आपके शायर, आपके अदीब, आपके इंटेलेक्चुअल्स, वो इस सारे सीन से हट ही गए हैं। वो नजर ही नहीं आ रहे, क्योंकि उनको समझ ये आ रही है कि हमारी तो कोई बात सुनने वाला, समझने वाला है ही नहीं। तो एक पोलराइजेशन है जो आपको सोशल मीडिया पे नजर आ रही है। अच्छा। जो कि जिसका हमने यानी नतीजा मुंतज होते हुए देखा, ये जब इलेक्शन हुए, और उसमें हमने देखा कि जो पोलराइजेशन के इस तरफ थे, उन्होंने दबा के वोट दिए, और खान को जो है वो उन्होंने बताया कि भाई हम तुम्हारे साथ हैं। बाकी लोगों ने अपनी अपनी पार्टियों को दिए। जिस पोलराइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, उसमें नफ्सियात भी आती है। ठीक है। क्यों सारे लोग जाना चाहते हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? उनका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारे मसाइल अगर इस वक्त इसको कोई हल करना चाहता है, तो मुझे 2-3 विंस्टन चर्चिल चाहिए, 3-4 फिदल कास्त्रो चाहिए, और 4-5 तैयब अर्दोगान चाहिए। अच्छा। और एक कायदे आजम भी चाहिए। चल। ये सीधा सीधा सा नजर आ रहा है हमें कि ये कश्ती भंवर में रहेगी। अब ये कि जब तक भंवर में रहती है, ये मेरी इस वक्त की आखिरी बात, दुआ ये है कि जब तक भंवर में है, निकाल तो सकते नहीं है, जब तक भंवर में है ये ऊपर ही रहे, डूबे। और इसके लिए जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं हमारे पाकिस्तान में, जो बाकी यानी इदारे वगैरह हैं, जो रियासत जिसको हम कहते हैं, उनसे तवक्को की जा रही है कि जहां जहां पे कोई लूप होल होगा, जहां पे कोई कमजोरी होगी, तो वहां वो मौजूद होंगे उस फिल इन द ब्लैंक्स। बिल्कुल ठीक है, बड़ी आपने अहम बात की। साकिब, आपके ख्याल में ये जो मुश्किल हालात हैं जिसका तस्करा बार बार शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, ये मुश्किल हालात किसने पैदा किए, और आपको क्या लगता है कौन कौन से इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिन पर अब काम करने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है पिछले अगर 10 साल का अहाता करें तो हमें पता चल जाएगा कि किसने ये हालात पैदा किए, और सियासी तौर पर और माशी तौर पर जो नुकसान हुआ है हमारे मुल्क को, वो कैसे हुआ। तो ये जब 2013 में मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बनी, उसके बाद 2014 में एक धरना होता है, फिर 2018 आता है। पीटीआई को क्या 2018 के इलेक्शन से पहले कुछ ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि मुस्लिम लीग नून को दबाया जा रहा था, उनके लोगों को पकड़ा जा रहा था, तब पार्टियां तब्दील हो रही थी। अगर इस तरह नहीं थी कि जो इस तरह आज हुआ है 2024 में हुआ है, लेकिन यह है कि उस वक्त तब ये था, और पीटीआई को सपोर्ट थी सिस्टम से, और पीटीआई उसी सपोर्ट से ही आई, और वो वज़ीर आज़म बन के आज वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आज जब इमरान खान साहब से, जब अभी हाल ही में तकरीबन 1 मंथ पहले मैंने यही सवाल उनके सामने रखा कि आप ये कहते हैं कि आपकी पार्टी को डिसमेंटल किया गया, आपकी पार्टी को इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा, आपकी पार्टी को जो है वो खत्म किया जा रहा है, क्या आप मानते हैं 2018 में आपके साथ जो फेवर थी वो ज्यादा फेवर की और दूसरी पार्टी को पीछे किया गया? वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो 2018 में वो आते हैं, फिर 2022 में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं। अब 2024 में आज आप देखें ना कि 2018 में जो एक्स्ट्रा फेवर जो है वो थी पीटीआई के पास, अब मुस्लिम लीग नून के पास है। मुस्लिम लीग नून ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। जो सजाएं दी और मुकदमे बनाए, तो उसकी तलाफी है, तो हमें तो मिलनी चाहिए, कंपनसेशन, रिलीफ मिलना चाहिए हमें।
नहीं तलाफी यही बात है ना, फिर जिस चीज को तलाफी मिल रही है, कल अगर 3 साल बाद जो है इमरान खान साहब को ये जो है वो सूरत हाल अगर उनके सिस्टम उनको सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो ये जो हमारे फिर माशी और सियासी हालात हैं ये यूं के तू ही रहेंगे। मसला ये है कि जो ये जमहूरी हुकूमतें हैं 8 से 13, 13 से 18, 18 से 23, ये अगर जमहूरी हुकूमतें 5-5 साल अपनी पूरी करती, वज़ीर-ए-आज़म बैठा रहता, आप अंदाज़ा लगाएं कि अप्रैल 2022 में या जनवरी 2022 में जब ये मूव शुरू हुई अदम एतमाद की, उस वक़्त की जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी, पीटीआई के लोग जो एमएनएस थे वो छोड़ना चाह रहे थे, उनकी जो अवाम में वो से नहीं थी, वो डिलीवर नहीं कर सके थे। वो अगर 5 साल रहते तो हो सकता है अवाम उनको रिजेक्ट कर देती, लेकिन जिस तरह ये सिनेरियो बना, जिस तरह अब नई जो है वो एक कमज़ोर मुंतखब हुकूमत आई है, तो इसका क्या ये जो है वो बड़े फैसले कर सकेंगे? तो ये पूरा 10 साल प्रोजेक्ट है, पिछले हम 10 साल देखें, अगर आगे भी ये चलता रहा तो मेरा ये ख्याल है कि ये हालात हमारे जू के दूर रहेंगे और ये मुश्किलात जो है वो बढ़ती जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हुकूमत मुश्किल फैसले कर पाएगी? क्योंकि अब IMF भी डू मोर का मुतालबा करने जा करेंगे बात नेक्स्ट सेगमेंट में। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। IMF ने पाकिस्तान में स्टैंड बाय प्रोग्राम के दूसरे जायजे के लिए नई काबीना की तश्कील के बाद अपना मिशन रवाना करने का ऐलान कर दिया है। IMF के डायरेक्टर कम्युनिकेशंस की जानिब से कहा गया कि फ़िलहाल हमारी तवज्जो मौजूदा स्टैंड बाय प्रोग्राम की तकमील पर है। फिर IMF ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़त पर भी एक बयान जारी किया और उसमें उन्होंने कहा कि जी IMF अंदरूनी सियासी मामलात पर तबसरा नहीं करता। इसके बाद हमने देखा कि वज़ारत ख़जाना ने IMF के जायज़ा मिशन से अहम मुज़ाकरात के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। मगर नाज़रीन सवाल ये कि क्या IMF डू बोर का मुतालबा करने जा रहा है और क्या हुकूमत मुश्किल मुआशी फ़ैसले ले पाएगी? क्या इतनी सख्त है इस हुकूमत में? इसी पर करेंगे बात। नजमुल साकिब साहब, हुकूमत मुश्किल फ़ैसले ले पाएगी या नहीं, लेकिन मेरा तो ये सवाल भी है साथ कि क्या आवाम ये मुश्किल फ़ैसले बर्दाश्त कर पाएगी? देखिए, किसी भी मुल्क में कोई भी हुकूमत आए तो उससे तवक्को होती है कि वो कोई खुशखबरी देगी, कोई रिलीफ देगी। पता लगेगा जी कि इस फलानी हुकूमत ने पर कैपिटा इनकम बढ़ा दी, माशी तौर पे ये किया, इतनी इंडस्ट्री लगाई, तो आपको खुशखबरियाँ मिलती रहती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years जब तक कि कोई हुकूमत चलती है। हमारे यहाँ खुशखबरियों का इतना काल पड़ा हुआ है कि हमें जब ये पता लगता है कि IMF बात करने के लिए तैयार है तो हम इसको खुशखबरी समझते हैं। बात है। हम इसको अपनी कामयाबी समझते हैं कि कर्जा लेने के लिए और वो कर्जा हम लेते हैं कर्जा उतारने के लिए। तो खुशखबरियों के लिहाज से हम जरा थोड़े से किस्मत के इतने धनी नहीं हैं। आपका जो सवाल है ना, पहले तो ये देख लेते हैं कि IMF ने कहा क्या है। जी। IMF ने आज से 2 हफ्ते पहले एक इंदिया दिया था कि जी नई हुकूमत आएगी तो हम उनसे बात करेंगे और नए पैकेज की बात होगी, यानी गपशप लगाएंगे। अभी कल की जो खबर ये है कि पाकिस्तान में नई काबीना की तश्कील के बाद, यूँ समझिए 2-3 दिन के बाद नया मिशन भेजेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अब ये है कि क्या वो अवाम, आपका जो सवाल है वो वैसे तो बहुत उसका यानी तवील जवाब दिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ मैं ये बताऊँगा कि क्या हम इस काबिल हैं कि सब्सिडीज़ जो हैं वो ख़त्म कर देंगे? क्या हम इस काबिल हैं कि टैक्स जो है जिन लोगों ने नहीं दिया आज तक उनको टैक्स नेट में लेके आएंगे? और ख़ास तौर पे जो 30 लाख की फिगर बताई है IMF ने, जो परचून फरोश हैं, इनको आप टैक्स नेट में लेके आएँ। फिर उसके बाद ये है कि पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें बढ़ेंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ये कर्जा जो ही आएगा आपकी रुपए की कदर में कमी की 2-3 दिन के लिए इंडेक्स ऊपर जाएगा। जी। फिर उसके बाद हालात वहीं आ जाएंगे। इस रमजान की वजह से जो कीमतें ऑलरेडी डबल हो चुकी हैं, उन गरीब आवाम से पूछिए जिनको सब्जी की एक रात में डबल उनको कीमत देनी पड़ रही है, वही प्याज, वही टमाटर, हिसाब किताब। तो जहां तक अवाम की बात है, उनको क्या लगे इससे कि IMF ने ये बात करके मौजूदा हुकूमत पे जो है वो किसी किस्म का इजहार किया है रजामंदी का। उनको तो ये है कि महंगाई बढ़ गई है, हमारी इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है। अब ये है कि नए वजीर ख़जाना जो हैं, जो भी बनेंगे, कुछ 1-2 नाम आ रहे हैं, जो भी बनेंगे ये उन पे और उनकी टीम पे है
देखिए, कर्जा आप लेते हैं, अगर कर्जा उतारने के लिए तो आईएमएफ तो फिर आपके इसके सर पे ये सोर्ड ऑफ डेमोक्रेसी तो आपके वो रहेगी, ये तलवार तो लटकती सही बात रहेगी। है। अब ये कि उसको किस तरीके से अच्छे तरीके से मैनेज करना है। मेरी अपनी राय ये है कि मोहतरमा शमशाद अख्तर ने, जो कि केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर थी, वो जिस तरीके से लेके आई हैं, और उसके बीच में हमने देखा कि 2030 2030 की विजन भी अप्रूव हो गई, एफडीआर के रिफॉर्म्स भी हो गए, बहुत सारी और चीज़ों के बारे में भी फैसले हुए। तो जो नए वजीर खजाना आ रहे हैं, उनको बजाय इसके कि वो अपनी तरफ से कोई अलहदा से, यानी कोई आर्किमिडीज या कोई ऐसी कोई चीज़ नई पेश फरमा दे कि नई ज़मीन गोल नहीं है, ज़मीन चौकोर है, तो इस प्रोसेस को लेके आगे चले तो बात बन सकती है। अब यह कि हमारे यहाँ एक और बड़ा मसला है कि आप 3 साल या 5 साल अपने सामने रखते हैं और पॉलिसी बनाते हैं कि इन 5 बरसों में हमने आईएमएफ से कर्जा लेके, चाइना से ये करके, यूएई से रोल ओवर करवा के, सऊदी अरेबिया कह के भाई अब अभी नहीं, हम बाद में कर देंगे, हुकूमत चलाएंगे। इस तरह की जो स्टॉप गैप किस्म की जो एडहॉक अरेंजमेंट है, उसमें आप किसी मुल्क के फ्यूचर के बारे में आपको ज्यादा देर नहीं लगती समझने में कि ये किस किस्म की पॉलिसी बने। ठीक है, मकसद ये होना चाहिए कि हुकूमत ये भी देखे, कर्जा लेने के साथ साथ आईएमएफ की शराइत एक तो माने। ठीक है। अब देखें ना, अगर सिर्फ सब्सिडीज जो हैं वो 1200 अरब रुपया आपका बचता है, तो क्यों ना आप उसको खत्म करें। ठीक है। या टैक्स सबसे लेना है, लेते क्यों नहीं है। अच्छा, इस तरह के एक तो इकदाम। दूसरा ये कि इस आईएमएफ को क्या आपने अपने घर में मुस्तकिल मेहमान बना के रखना है? ये बड़ा क्या अहम आपने सवाल अपने है। मुल्क के फ्यूचर को आईएमएफ को, हाँ, तो उसमें ये है कि आप जरा थोड़ा सा 20-25 साल बाद का भी सोचें, और उसमें देखें कि ये कर्जा जो हमने लिया है ये उन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल हो जिन मकासद के लिए हमने ये लिया है। मेरे ऑफशोर के अकाउंट के लिए ना हो, इसी सवाल को लेके मैं जरा आगे जाना चाहूंगी, बैंक एसेट्स वगैरह ना बने। ठीक है राव खालिद साहब, ये हम यही बातें करते रहेंगे कि डू मोर का मुतालिबा आ रहा है, अब क्या करना पड़ेगा, मुश्किल फैसले, यही चलता रहेगा, या कोई इससे भी हटके कोई बात हो पाएगी कि जी अब आज हमारी मुआशी तरक्की बेहतर हो रही है, आशारी अच्छे आ रहे हैं? एक तो ये बहुत बड़ा ड्रामा है और धोखा है। मुश्किल फैसले, कौन से मुश्किल फैसले आपने करने हैं, आप ज़रा हमें समझाएं। ठीक है, आप पाकिस्तान के अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको इस्तेमाल करने में कौन सा मुश्किल फैसला? सही बात है। आपने, अगर मैंने पहले पॉलिटिकल कैपिटल की बात कर रहे होते हैं ना, आपकी ऑयल एक्सप्लोरेशन है, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर है, आपका लाइव स्टॉक सेक्टर है, आपका डेयरी सेक्टर है, अरबों डॉलर की लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। न्यूजीलैंड जैसा मुल्क अरबों डॉलर एक्सपोर्ट कर रहा है। गोश्त, हलाल गोश्त, उन्होंने सारे मुल्क में हलाल लॉ बना दिया कि हलाल होगा गोश्त, मिडल ईस्ट में भेज रहा है। चाइना में डिमांड है इतनी ज़्यादा, 7 अरब डॉलर की इंडस्ट्री तकरीबन आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं गोश्त की और इन प्रोडक्ट्स की। तो इसमें कौन सा मुश्किल फैसला करना है आपने एक पॉलिसी बनानी है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन यकीनी बनानी है। 6 महीने साल में आपके सारे प्रोसेस चल पड़ेंगे। सी फूड का आपका प्रोजेक्ट है, हज़ारों चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करना चाहते। हम करना चाहते हैं मेगा प्रोजेक्ट्स जिसमें बिलियंस ऑफ रुपीज़ की किकबैक्स हों, हम वो करेंगे। हम वो नहीं करेंगे जिससे आम आदमी की बेहतरी हो, इंडस्ट्री चले, एग्रीकल्चर चले, किसान को फ़ायदा हो। आप फील्ड में जाकर सर्वे करें, 3.5 साल पीटीआई के जो थे उसमें किसान और आम आदमी सबसे ज़्यादा खुशहाल रहा और सबसे ज़्यादा खुश है, जिसका नतीजा 8 फरवरी को निकला। सही। तो क्या किया था उन्होंने यही किया था, किसान को उसकी प्राइस ठीक दी थी, उसने ज़ाहिर फसल बेहतर करनी शुरू कर दी। चैलेंजेस जो है आईएमएफ के चैलेंजेस आपने पैदा किए हुए हैं। आईएमएफ का चैलेंज इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, आपने पैदा किया हुआ है। आप एक्सपोर्ट अपनी नहीं बढ़ा पा रहे, आपको फॉरेन एक्सचेंज वहाँ से आएगा। आपकी तरसीलात ओवरसीज पाकिस्तानीज को वो इतमाद नहीं दे पा रहे, वो यहाँ पैसे भेजता है, प्लॉट लेता है, उसके प्लॉट पे कब्जा हो जाता है। तो आप उनको वो इतमाद नहीं दे पा रहे, वो कंस्ट्रक्शन करना चाहता है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहाँ की कहाँ चली गई है। तो वो चीज़ें वो अगर आती हैं तो आप उनको फॉरेन डेट पेमेंट में यूज़ करते हैं, और पाकिस्तान में आपको नोट छाप के उनको पेमेंट करनी पड़ती है, वो इन्फ्लेशन का बायस बनता है। तो आप इतने कौन से मुश्किल फैसले हैं और कौन सी ये रॉकेट साइंस है जो दुनिया में कहीं नहीं हो रही, सिर्फ पाकिस्तान में एक मुख्तलिफ चीज़ होनी है। एग्रीकल्चर तो कम से कम ठीक कर लेना अपना, वो कहते हैं जिसे दाने उसे कमले भी सियाने, अपना खाना पीना अनाज
वही बेहतर कर ले तो आपके बहुत से मसाइल उसमें हल हो जाएंगे, लोगों को सस्ती रोटी सस्ता खाना मिलना नसीब हो जाए, लोग काम करने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है। लेकिन आप भी कोई अकल के नाखून ले, आप भी लोगों का जिस दिन सोचेंगे, लोगों की बात करेंगे, उनको मद्देनजर रख के पॉलिसीज बनाएंगे तो ये मामला ठीक होते चले जाएंगे। ठीक है नजमुल साकिब साहब, जरा जल्दी से बता दीजिए आज क्या सवाल लेकर आए हैं। देखिए, बरस हा बरस गुजर गए, अवाम को ना रोटी मिली, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला, ना ही कर्ज उतरा और मुल्क संवरा, और अब तो वोट को इज्जत भी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। ज़रूरी सवाल ये है कि हुकूमतें अवाम के लिए बनती हैं या अवाम सिर्फ हुकूमतें बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं? सही है, अहम सवाल, गैर ज़रूरी सवाल। आज का गैर ज़रूरी सवाल ये है कि शेख रशीद साहब होते थे, वो हमें बताते थे कि गर्मियों के बाद ये होने वाला है, ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, और ये हुकूमत जो है ये सिर्फ ये दिसंबर गुजारने के फ़ौरन बाद चली जाएगी। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के सियासी पेश मंज़र में शेख रशीद साहब को रिप्लेस कौन करने आ रहा है? ठीक है नाज़रीन, ये सवाल आप उनके जाने फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।